15 साल पहले मरा हुआ भाई एक दिन 15 साल बाद सोती हुई बहन के पास आता है और कहता है कि बहन कैसी हो। बहन एकदम से रोने लगती है, कहती है कि भैया तुम्हारे बिन कैसी होंगी, तुम्हारी बहुत याद आती है। वो कहता है कि बहन मेरे बच्चे बड़े हो गए, मुझे बहुत खुशी होती है। तभी यहाँ पर वो कहता है कि बहन कल सुबह जाना और अपनी भाभी के पास जाना और उससे कहना कि बेटी का खास ख्याल रखे, उस बेटी को कुछ हो सकता है, उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। तुम जाना और अपनी भाभी को आगाह करना और उसका ख्याल रखना। दोस्तों यहाँ पर जब वो बहन उसकी आंखें खुलती हैं तो चारों कोनों में और पूरे घर में अपने भाई का नाम पुकारती और कहती है कि कहाँ पर हो तुम भाई, मुझे अब क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तभी उस बहन की सास ने कहा कि बेटी आज तक अपने भाई को नहीं भूली हो। वो अपनी सास के पास बैठकर रोने लगती है और कहती है कि माँ जी भाई तो ऐसी बातें कर रहे थे, पता नहीं भाभी और बच्चों पर क्या आफत आने वाली है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो रूह कपा देने वाला था, वो डर चढ़ा देने वाला था और काफ़ी हैरान करने वाला था। दोस्तों जितनी भी घटनाएं लेकर आती हूँ सत्यता पर लेकर आती हूँ। ये वो कहानी, वो घटनाएं होती हैं जो लोगों के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं या जिन लोगों ने संघर्ष किया या जिनके ऊपर बीती होती है। देखिए जिनके ऊपर बीतती है ना वही जाने, जिन्हें पता ही नहीं तो वो कैसे जान सकते हैं। कैसे एक मरने के 15 साल बाद भी एक मैसेज दे सकता है या बता सकता है, क्या सच में उस बेटी के ऊपर कोई आफत आने वाली थी? क्या था? जब सुनोगे ना तो बहुत कुछ जानोगे। जानना चाहते हो इस घटना को तो चलिए हमारे साथ आपको यहाँ पर अमृतसर पंजाब में चलना होगा, जहाँ पर एक परिवार रहता है। भरपूर परिवार रहता है। इस परिवार में एक संजना नाम की लड़की होती है। संजना बड़ी खूबसूरत थी। संजना के माँ बाप उसे बहुत प्यार किया करते थे। संजना की माँ की एक सहेली होती है और पिता का भी वो दोस्त था जो सहेली का पति था। ये घुल मिल कर रहते हैं। अब ये दोस्त और सहेली कहाँ के थे? ये थे मुंबई के। दोस्तों मुंबई शहर जो होता है वहाँ के रहने वाले थे, लेकिन इस परिवार से मिलकर आते हैं और बचपन में ही संजना की शादी के लिए यहाँ पर संजना के पिता के दोस्त ने कहा कि संजना हमारे घर की बहू बनेगी। हमारा बेटा जिसका नाम संजय है, राशि भी एक ही है और नाम भी सेम ही है, ये हमारे घर की बहू बनेगी क्योंकि संजना हमें बहुत पसंद है। दोनों परिवारों के बीच में जो समझौता था, धीरे धीरे संजना जब बड़ी होती है तो संजना ने भी अपने माँ बाप के फैसले को अपना फैसला बना लिया। उसने कहा कि जहाँ माँ बाप कहेंगे वहाँ मैं शादी करूँगी। दोस्तों दबाव आता है। एक दोस्त कहता है कि ये मेरी ही बेटी है। संजना उन लोगों को अपनी ही बेटी लगती थी क्योंकि अक्सर संजना के माँ बाप मुंबई भी आया जाया करते थे और उस परिवार से बखूबी मिला करते थे। दोनों में मुलाकातें और एक रिश्ता ऐसा कायम हो चुका कि संजना की शादी हो जाती है। अच्छा यहाँ पर क्या था कि पहले सगाई करके छोड़ देते हैं, उसके बाद शादी करेंगे, लेकिन फिर सगाई होने के बाद ये बात होने लगती है कि भाई सगाई हो गई, ज़्यादा दिन लंबा नहीं खींचते हैं, चलो इनकी शादी कर देते हैं। संजना और संजय की शादी हो जाती है। संजना कपूर, जो संजना है वो कपूर बन जाती है। दोस्तों शादी होती है। शादी होने के बाद संजना एक अलग दुनिया में प्रवेश करती है क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं थी। संजना के जो ससुराल वाले थे वो काफ़ी अमीर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पति का बहुत बड़ा बिजनेस था, लाखों में कमाई थी। उसे पता ही नहीं था कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। जब संजना उन पलों को जीती है तो वो कहती है कि ऐसे पल थे कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे पल शायद हर किसी के जीवन में आए और वो इन सारी चीज़ों का आनंद उठाए। संजना को एक बेटी होती है, बड़ी बेटी होती है। कुछ दिन और बीतते हैं। सास के साथ हंसना खेलना, क्योंकि बचपन से सास को जाना करती थी। बहुत अच्छा बॉन्डिंग, बहुत अच्छी रिश्ता इन सब में। दोस्तों संजना की सास फिर इस दुनिया से चली जाती है। इसके बाद संजना को एक बेटा होता है। ससुर बहुत सपोर्ट करता है। बेटा जैसे ही 4 साल का होता है वैसे ही संजना के पति की तबीयत खराब होने लगती है। संजना कहती है कि आपको क्या हुआ है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कमाई बहुत थी, अनलिमिटेड पैसा था, बहुत ही पैसा था। दोस्तों धीरे धीरे वक्त बीतता है। संजना जब अपने पति को हॉस्पिटल लेकर जाती है तो संजना को वहां पर एक डराने वाली खबर मिलती है। डॉक्टर ने कहा कि आपके पति को कैंसर है और कैंसर भी लास्ट स्टेज पर है, हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टरों ने जब हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि दिमाग में कैंसर था। अब जो सर में कैंसर होता है ना, उसमें बहुत ना के बराबर चांस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा।
हालांकि संजना के पास जो प्रॉपर्टी थी, पैसा था, वो पैसे लगा सकती थी, लेकिन जब जिनको पैसे देने हैं उन्होंने कहा कि हम आपको गारंटी नहीं दे सकते, हाँ इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, संजना अपने पति को कभी दिल्ली, कभी मुंबई जैसे डॉक्टर कहें ऐसे करे, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर ढूंढती रहती कि कैंसर के पेशेंट को क्या दिया जाता है, क्या खिलाया जाता है, क्या पिलाया जाता है, ये सारी चीज़ें वो करती रहती है। संजना का पति हंसने लगता है, कहता है कि मैं तो मरूंगा, तो इतनी परेशान क्यों होती है। वो अपनी पत्नी के माथे को चूमता है और कहता है कि तू तो है, तू मेरा शेर है, तू मेरा बब्बर शेर है, मेरे बाद तू सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से संभालेगा। संजना कहती है कि नहीं जी, मैंने तो इतनी आराम से ज़िंदगी बिताई है, मैं आपके बिना तो कल्पना भी नहीं कर सकती, मैं कैसे संभालूंगी। 2 बच्चे हैं, बाबूजी हैं, तुम्हारा बिजनेस है, क्या होगा, तुम्हें ठीक होना होगा, तुम्हें हम सबको संभालना है। पति कहता है कि देखना, जिस तरह से तुम एक अच्छी डॉक्टर बन गई हो ना, क्योंकि संजना बहुत ख्याल रखती थी डाइट का, खाने का, पीने का, कि किसी भी तरह से कोई बात बन जाए। वो कहते हैं कि तुम जिस तरह से एक अच्छी डॉक्टर बन गई, उसी तरह से एक अच्छी बिजनेसमैन भी बनोगी, ये मेरा भरोसा है। लेकिन दोस्तों, होने को कुछ और ही मंजूर था। करीबन 3 महीने बाद ही संजना का जो पति होता है संजय, वो एकदम इस दुनिया से चला जाता है, क्योंकि कैंसर था और जो सर में कैंसर होता है उसका बहुत देर से पता चलता है। दोस्तों, यहाँ पर संजना टूट जाती है। बेटा करीबन 4.5 साल का, बेटी भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 6 से 7 साल की थी। पहाड़ जैसी ज़िंदगी खड़ी थी। दूसरी तरफ ससुर जी ने कहा कि बेटी मैं तेरा ससुर नहीं हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, जो तू फैसला लेगी तेरे फैसले के साथ हम खड़े हैं, तू जैसे चाहेगी वैसे होगा। 12 दिन निकल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन संजना अपने पति को कैसे भुला दे, कैसे करेगी उसके बिना। संजना ने अपने बच्चों को देखा, स्कूल की सारी व्यवस्थाएं खराब हो पड़ी हैं। एक पिता भी बिस्तर में मुंह गाड़ कर रोया करता था, मेरा शेर बेटा चला गया, क्योंकि शेर कहा करता था अपने बेटे को। एक ही बेटा था। अब संजना अपने ससुर के पास जाती है, ससुर के पैरों की तरफ बैठती और कहती है कि बाबूजी क्या होगा, अब हम कैसे संभालेंगे इस घर को। ससुर ने कहा कि बेटी जो तुम चाहोगी ना, जिस चीज़ में तुम्हारी रुचि है उस चीज़ में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूँ। संजना ने कहा जो आभूषण डिज़ाइन किए जाते हैं मुझे ये काम करना है बाबूजी, मेरी इसमें रुचि है, मेरा मन भी लगा रहेगा, क्योंकि अब बच्चों को तो बड़ा करना है। दोस्तों, यहाँ पर संजना ने जब वो काम शुरू किया तो संजना रातों रात चमक जाती है। संजना कपूर जो होती है वो इस काम में बहुत बेहतरीन और निपुण होती है और उसका काम अच्छे से चलने लगता है, ज़िंदगी कटने लगती है। धीरे धीरे पति की तस्वीर से बातें करती है। बातें करते वक्त कहती है कि आपने तो मुझे मजबूत बना दिया। वो अक्सर तस्वीर से बात किया करती थी। संजना ने कभी भी अपने दिमाग और मन में दूसरी शादी का विचार नहीं लाया। अपने ससुर की सेवा करना और काम को आगे बढ़ाना, बच्चों का लालन पालन करना, इसी तरह से उसका जीवन चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीतता है, बड़ी बेटी बड़ी होने लगती है। दोस्तों, जब बेटी बड़ी होती है तो एक दिन संजना के पास उसकी ननद का फ़ोन आता है। ननद कहती है कि भाभी कैसी हो। ननद का नाम अंबिका खन्ना होता है, जो कि संजना के बच्चों की बुआ थी। दूसरे कुल में गई है तो खन्ना पीछे लग गया है। एक बहुत अमीर फैमिली की बातें आपसे कर रही हूँ, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, अंबिका खन्ना जब इसके पास फ़ोन करती है तो ये कहती है कि भाभी पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन मुझे तो भाई आए मेरे पास और मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल जग रही हूँ और उन्होंने मुझसे कहा है कि जो बेटिया है उसको कुछ होगा। भाभी कहती है कि अरे उसका तो जन्म हो गया होगा, वो कहाँ यहाँ पर बैठा है। दीदी आप देखो तो सही कितना वक्त उन्हें बीत गया है, वो कहाँ पर हैं, वो तो कहीं भी नहीं है। वो कहती है कि पता नहीं भाभी, मुझे तो भाई आए और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझसे जगे हुए बात कर रहे हैं, यानी मुझसे बातचीत कर रहे हैं। संजना अपने काम में सब कुछ भूल जाती है, बिल्कुल भूल जाती है और ये भी भूल जाती है कि ननद ने क्या कहा। दोस्तों, एक दिन जो संजय होता है वो संजना के पास आता है और वो उसे भी ऐसा ही मैसेज देता है, लेकिन संजना ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर 2 साल निकल जाते हैं। 2 साल के बाद संजना की जो बेटी है उसे बहुत ज़्यादा पेट में तकलीफ होती है, उसका वजन घटने लगता है, वो खाना पीना कम करती है और बुखार हमेशा चढ़ा हुआ होता है।
क्यों था? ये बात थी 2020 जब कोरोना काल चल रहा था। संजना बेटी को देखती है तो पूरे बिजनेस को छोड़ देती, कहती है कि तुम्हें क्या हुआ? वो कहती है पता नहीं माँ, मेरी तबीयत खराब है। संजना अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जाती है। वहाँ पर कोरोना काल था, कोई किसी के साथ ज़्यादा नहीं था, सब दूरी बनाकर थे। अकेली संजना बेटी को लेकर गई है, अस्पताल में जाती है। डॉक्टर जब बेटी का चेकअप करते हैं तो उस लड़की को अंदर ही छोड़ कर आते हैं कि कुछ ज़रूरी काम है, आपको यहीं पर लेटना है। संजना से कहते हैं कि आपसे हमें ज़रूरी बात करनी है। डॉक्टर सामने था, संजना सामने बैठी हुई है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बेटी को कैंसर है। संजना चेयर से खड़ी हो जाती है। ये आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, दोबारा से इन चीज़ों को फेस नहीं कर सकती। मैंने बहुत कुछ खोया है डॉक्टर साहब, अब नहीं खो सकती। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि उस लड़की का ख्याल रखना, बच्ची का। और यहाँ पर संजना से कहते हैं कि आप धैर्य रखिए। पानी का गिलास देते हैं और कहते हैं कि बैठिए। हालांकि कोरोना चल रहा है, संजना ने पानी नहीं पिया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए, आपकी बेटी के जो कैंसर है वो हो तो गया है, लेकिन इलाज की बहुत तकनीकी सुविधाएं आ चुकी हैं, आपकी बेटी ठीक भी हो सकती है। संजना फूट फूट कर रोने लगती है। क्या होगा, कैसे होगा? डॉक्टर ने कहा कि हम कुछ ज़रूरी चेकअप करेंगे। आपकी बेटी में करीबन 3 पॉइंट खून रह चुका है, खून की बहुत कमी है। उसके यूट्रस में यानी कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, जो पेट में कुछ कैंसर, पेट में कोई गांठ थी उसके में, जिसमें कैंसर था। और ये बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि हमारे घर में भी एक ऐसा मरीज हो चुका है और वो इस दुनिया में नहीं है, हमें छोड़कर जा चुकी हैं। तो इसका कोई इलाज ज़्यादातर मिलता नहीं है, क्योंकि अगर किसी अंग में हो तो उस अंग को हटा सकते हैं, लेकिन पेट में से क्या हटाएं भाई। दोस्तों, यहाँ पर संजना घबरा जाती है। डॉक्टर उसे संभालते हैं। डॉक्टर ने कहा कि आप बाहर बैठिए, हमें कुछ और ज़रूरी टेस्ट आपकी बेटी के करने हैं। संजना बाहर अकेली बैठी हुई है। संजना से दूर एक महिला बैठी हुई है। संजना वहाँ पर लगातार रोए जा रही है। संजना ने अपने भाई के पास फ़ोन किया, संजना का भाई जो उसे बहुत प्यार करता है। संजना कहती है कि भाई कैसे करूँगी, पति का दुख तो बर्दाश्त कर गई, लेकिन बच्चे का कैसे करूँगी? तुम्हारी भांजी को कैंसर है और ये ऐसे हालात हैं कि कैसे तुम्हारी भांजी को ठीक कराऊँगी। भाई कहता है कि वो बाहर रहता है विदेश में, कि बहन मैं फ़्लाइट लेकर अभी तुम्हारे पास आता हूँ। तो भाई को दिलासा देती है कि नहीं भाई तू मत आ, लेकिन वो कहते एक दीवार की तरह जो भाई खड़ा हुआ था वो भी रोने लगता है। ये दुख हमारे लिए क्यों, ये सब कुछ हमारे लिए क्यों? इसके बाद जो होता है कि संजना अपने आप को संभालती है, बेटी के सामने जाती है, कहती कि बेटी तुम ठीक हो। माँ के चेहरे को देखकर बेटी ने भांप लिया था, माँ क्या हुआ है मुझे? वो कहती है अपनी बेटी को गले लगा कर कि बेटी सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी माँ है ना, तुम्हारी माँ सब कुछ ठीक करेगी। तुम्हारे पापा जो दूर बैठे हैं ना, वो तुम्हारा साथ ज़रूर देंगे। एक पिता ने 2 साल पहले ये सब कुछ एक बहन को बता दिया था। मेरे रोए खड़े हो रहे हैं इस बात को कहने में। ये सच्ची घटना है, आप यकीन नहीं मानोगे। दोस्तों, संजना अपनी बेटी को घर लेकर जाती है। घर जाते ही पति की तस्वीर को देखकर रोती है। क्या होगा जी, कैसे होगा? टेबल पर बैठी हुई है, बेटी सो जाती है। दवाइयों का कुछ ऐसा असर होता है, टेबल पर वो सो रही थी, तभी एक हाथ आता है और संजना के बालों पर वो हाथ रखता है। संजना मानो जग रही है। तभी आवाज़ आती है, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, सब ठीक होगा। हमारी बेटी को भगवान नहीं ले जा सकते, कर्मों का खेल है, कुछ दिन भुगतना होगा। ये कहकर वो आवाज़ गायब हो जाती है। संजना पूरे कमरे में उस आवाज़ को ढूंढती है। कहाँ से आई ये आवाज़, कौन था ये? मेरा संजय था जिसने मुझसे कहा, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आता है, कहीं पर भी वो नज़र नहीं आता है। इसके बाद जो होता है, इसके बाद संजना अपनी माँ से कहती है कि भगवान कहीं नहीं है, मेरे पति को भी छीन लिया, क्या करूँगी इस पैसे का? आज बेटी की जान पर बात आई है। माँ, मैं जब अस्पताल में बेटी को दिखाने के लिए जाती हूँ तो लगता है कोई हाथ पकड़कर मुझे बाहर खींच ले। माँ ने कहा, जो पंजाब के हैं, पंजाबी माँ ने कहा कि बेटी भगवान से कहे ना, वो तुम्हारा हाथ पकड़कर वही खींचेंगे, इंसान नहीं खींच सकता। वो भगवान को याद करती है। दोस्तों, वो अस्पताल में जाती है। वही महिला उसी अस्पताल में फिर मिलती है जो उस दिन मिले। वो महिला आज घूर कर देख रही है, सब एक दूसरे से दूरी बना कर रखे हैं। तभी महिला वो उठकर एक कुर्सी दूर बैठती है। कहती है कि बहन तुम क्यों रो रही हो? संजना ने कहा कि बहन मेरा दुख बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा एक बार बताइए तो सही। संजना ने अपनी कहानी बताई तो उस महिला ने कहा कि आप चिंता क्यों करती हैं, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, कुछ समय की बात है। संजना जैसे ही घूम कर देखती तो वो महिला वहाँ पर थी नहीं। अब संजना ने ये नहीं कहा कि वो गायब हो गई, लेकिन वो इतने शब्द कहकर वहाँ से गई।
ये बातें संजना ने अपनी माँ से साझा की और यहाँ पर संजय की बातें जब साझा की तो माँ ने कहा कि बेटी तुम्हें तुम्हारे जो पति हैं वो संकेत दे रहे हैं, तुम्हें समझना होगा। संजना समझ जाती है कि संघर्ष तो है, अगर पति ने कहा है ठीक हो जाएगी तो ठीक ही होना होगा, ये मेरा विश्वास है मेरे पति के ऊपर। दोस्तों संजना उन संकेतों के बारे में बता रही है जो संकेत आपको भी मिलते हैं और हमें भी मिलते हैं। एक बात देखी है आपने, किसी अपने को कुछ होना होता है तो वो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हमें सपने में दिखाई देता है, लेकिन हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि किसको होगा। कैसे अंदाज़ा लगाएं? जब वो घटना घटती है तो मलाल होता है कि हमें तो लगा था कुछ होगा, भूख भी लगती है, सपने अजीब आते हैं, भीड़ दिखाई देती है, कुछ ऐसा लगता है कि अपना कुछ बिछड़ रहा है। ये होता है, ये मैंने भी महसूस किया है और ज़रूर हो ना हो 10 में से 9 लोगों ने महसूस किया होगा। 1% मुझे नहीं पता किया कि नहीं, लेकिन 9 लोगों की गारंटी मैं आपसे ले रही हूँ। संजना अपनी बेटी का इलाज मुंबई से लेकर दिल्ली तक और जहाँ पर उसके पति का इलाज हुआ, डॉक्टर ने कहा कि हम देखते हैं करते हैं। संजना ने अपने पितरों की पूजा करना शुरू कर दिया। जब संजना अपने पितरों की पूजा करती है, आप यकीन नहीं मानोगे, संजना की दादी उसके सपने में आती है। दादी और सास जो दिए लेकर खड़े थे, संजना उनसे दिया ले रही थी। संजना ने कहा कि माँ दादी इनको जला दूं। सास से कहा कि माँ जी इनको जला दूं। तो दोनों ने पता है क्या कहा? सोचिए क्या कहा। दोनों ने कहा कि सही समय आने पर इन दियों को जलाना, अभी वक्त नहीं है, हम तुम्हें दे रहे हैं, सही वक्त पर जलाना। और दोनों मुस्कुराती हैं और एक रोशनी में गायब हो जाती हैं। पीछे खड़ा वो पति देख रहा है जिसकी रूह उसे नजर आ रही है। सच में ही ये बात बहुत बड़ी है। इसके बाद संजना डॉक्टरों के चक्कर काटती है। कोरोना काल था, अकेली जाया करती थी, सब कुछ संघर्ष कर रही थी। कई बार भाई ने साथ दिया, माँ ने समझाया। इसके बाद जो होता है 1 साल बाद बिना सर्जरी के कीमो और रेडियोथेरेपी जो होती है, इन सारी चीज़ों से संजना की जो बेटी होती है 1 साल के अंदर उसका जो ट्यूमर या पेट में जो गांठ थी वो कम हो जाती है और दूसरी साल में वो ना के बराबर हो जाती है और पूरी रिपोर्ट जो होती हैं वो क्लियर साफ आ जाती हैं। उसको दवाई दी जाती है। हालांकि वहाँ पर कीमोथेरेपी जो जितना दर्द होता है, बेटी के बाल तक झड़ गए थे सर से, लेकिन संजना यहाँ पर पितरों की पूजा और पति का या भगवान का सहारा लेती है, भगवान के नाम का जप करती है, दिन रात जप करती है। और दोस्तों जब वो ये सब कुछ करती है, बेटी के सर पर बाल नहीं रहते हैं, वो अपनी बेटी को दिलासा देती रहती है। और संजना की बेटी 2 साल के अंदर कैंसर को मात दे देती है जो पति नहीं दे पाया। जब बेटी कैंसर को मात देती है तो वो पति कहता है कि मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज भी संजना की बेटी बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, कोई भी दिक्कत उसे नहीं है। हालांकि दवाइयाँ और या कुछ चेकअप उसके जो पहले 2 महीने में हुआ करते थे, फिर 6 महीने में होते हैं और अब मुझे नहीं पता अब कितने दिन में होते हैं, लेकिन उनके चेकअप आज भी चल रहे हैं। और वो लड़की बिल्कुल ठीक है, उसके पेट से कुछ भी नहीं निकाला गया। ये शायद मुझे पहला ऐसा केस लग रहा है। अब आप बताइए कि यहाँ पर कौन जीता और कौन हारा? भगवान, क्योंकि संजना जब लेटी हुई थी तो एक संत से भी वो मिलती है, भगवान के मंदिर में जाती हैं। संत क्या, वहाँ पर एक पंडित जी होते हैं, तो वो कहते हैं कि बेटी तुम बड़ी उदास लग रही हो, तो उन्हें भी बताती है। लेकिन वो आलती पालती मारकर वहाँ पर बैठती है और भगवान से कहती है कि मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे साक्षात आप चाहिए। मुझे वो सेना नहीं चाहिए जो कौरवों ने ली थी, मुझे आप चाहिए। हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, मेरे घर में मेरी बेटी को ठीक करिए। शायद उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई। यूनिवर्स सबकी सुनता है, भगवान सबकी सुनता है, वो सुन रहा है। तुम मानो या ना मानो, तुम्हारे बिगड़े काम बनाए हैं, तुम्हारी कुछ ऐसी बिगड़े बातें संभाली हैं जहां तुम रात को सोए ना कि कल क्या होगा, कैसे वो काम होगा। पैसा एक भी नहीं है, सुबह अचानक से आपके पास पैसा आता है और आपकी बातें सही हो जाती हैं। हालांकि कुछ लोग इन बातों को ये कहते हैं नहीं हमारी ज़िंदगी में नहीं, भाई हमने तो ये सारी चीज़ें महसूस करी हैं। एक पति कहता है कि अब तुम ठीक से रहो, मेरा फ़र्ज़ निभ गया, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। पत्नी उसकी पीठ देखती है जो संजना होती है, और बेटी ठीक है। इस घटना पर आप क्या कहिएगा? कैसी लगी आपको ये घटना? काफ़ी लोगों ने बहुत तारीफ़ करी। बहुत सारे नए मेंबर जो जुड़े हैं उन्होंने कहा कि आपके बोलने का लहजा बहुत अच्छा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सब भगवान का आशीर्वाद है, सब उसकी लीला है, उसके आगे कोई कुछ भी नहीं है।
तो बिल्कुल भी देखिए, मरना जीना ये जीवन के वो पहलू हैं जो सबको आने, क्योंकि देखो मृत्यु एक बार टाली जा सकती है, लेकिन मृत्यु तो अटल सत्य है ना, आएगी ना। 10 साल बाद आएगी, 50 साल बाद आएगी, 100 साल बाद आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, आना तो है। तो ये नहीं है, कुछ समस्याएं ऐसे हल हो जाती हैं जिनका हमें डर चढ़ा रहता है, वो एकदम से हो जाती हैं। अब आप सोचिए कि संजना के पति ने सच में ही उसको मैसेज दिया, संदेश दिया। हालांकि संजना कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे मैसेज दिया। तो आप भी जो सपना नजर आए ना, जो अपना कोई आकर कुछ हंसे या मुस्कुराए या कुछ कहे पितृ, तो समझ जाना कि कुछ अच्छा है। या गुस्से में वैसा दिखे तो समझ जाना वो आपसे रूठे हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो उदासी और मायूसी उनके चेहरे पर नजर आती है। बहुत सारे संकेत हैं, किसी दिन इन सभी पर चर्चा करेंगे। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि हमें भी उन संकेतों के बारे में जानना है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मुझे भी है कि मुझे पता है, जो आपको मैं साझा कर सकती हूँ। कैसी लगी ये स्टोरी, अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।